नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत और मसाइल के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हम मुतल्लिका शोबे के जो माहिरीन होते हैं, सरबराहान होते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट से वाबस्ता इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उन्हें अपने शो में दावत देते हैं और उनसे उनका नुक्ता नज़र, जो एक डिस्टिंग्विश नुक्ता नज़र उनका होता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए, कोशिश हमारी हर बार यही रहती है कि ऐसे मौज़ूआत के हवाले से बात की जाए जिनका सरोकार आपसे हो, एक आम आदमी से हो। आज के प्रोग्राम में हम वुलर झील के बारे में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, और इस मौजू पर बात करने के लिए मुतल्लिका शोबों से ही हमने मेहमानों को दावत दी है। आज हमारे शो में हैं फारूक गिलानी साहब, जो कि चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट्स हैं कश्मीर के, और इसके साथ साथ ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के। और हमारे साथ हैं अतहर परवेज़ साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एनवायरनमेंट को लेकर लिखते हैं, बात करते हैं, कई बार इनके ये आर्टिकल्स भी छपते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। दोनों मेहमानों का हमारे शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू। फारूक साहब, वुलर के हवाले से बात करेंगे। हैं वुलर जो एक झील है, एक एशिया की मानी जा रही है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक्स हैं वुलर है। और अगर हम डेटा पे नज़र डालें, जो अगर रीसेंट डेटा पे हम नज़र डालें, तो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 100 ईयर्स अगर 157 स्क्वायर किलोमीटर से घटते घटते 86 स्क्वायर किलोमीटर्स पे अब वुलर आ गया है। बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। आप भी कई सालों से इस अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? जी तजब्बुल साहब, आपने सही फरमाया। जो झील वुलर है वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया है, और इसमें ओवर द पीरियड डिटोरिएशन हुई है, सिल्टेशन हुई है, और जो इसका वाटर स्प्रेड है वो कम हुआ है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम हुई है। कई सारे वजूहात थे, उन्हीं को लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2007 से कोशिश की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसलिए क्योंकि ये लेक जो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में लिस्टेड है अंडर रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स में फ्रॉम 1990। उसलिए 2007 में उस वक्त एक बड़ा डिटेल डीपीआर बना था, कम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट प्लान, जो कि वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया ने बनाया। उस वक्त भी हम जुड़े थे, वाइल्ड लाइफ में था मैं तब। तो तभी इस तमाम पहलुओं पे इस पे देख के एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जो फंडिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस वक्त भेजा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। लेकिन इसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे। लेक में एज सच एनक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन विलो प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा थी, करीब 20 लाख के करीब विलोज पेरिफ्रीज को मिला के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने, वो तो लोगों के नहीं है। एक पॉलिसी थी 70s में कि फायरवुड सप्लाई करना है। रक्स एंड फार्म्स डिपार्टमेंट ने विलो प्लांटेशंस रेज की थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की थी, सोशल फॉरेस्ट्री ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। वो एक बड़ा इशू रहा डिबेट पे, उसमें 2-3 साल लग गए। मिनिस्ट्री ने कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाई कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा अगर इतने सारे पेड़ काटने पड़े। समहाउ इट टुक टाइम, और फंडिंग भी टाइमली नहीं हुई। 2012 में फिर इसमें अप्रूव होके, पूरे फंड्स तो नहीं हुए अप्रूव, कोई 120 करोड़ अप्रूवल मिला था, उसमें से भी 50% कोई 60 करोड़ उस वक्त स्टेट को दिया गया था अंडर 13th FC, जिसमें कुछ काम हुए थे। और 2012 में ही एज पर दिस रिकमेंडेशन रिपोर्ट की जो थी वुलर अथॉरिटी बनी अंडर डेवलपमेंट एक्ट 1970, जो अभी भी एक्ट लागू है यहाँ, तो SRO के तहत। 2012 से 16 तक कुछ काम हुए कोई, लेकिन थोड़ा सा जो ड्रजिंग का काम था वो उस पेस पे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है जी। उसमें मैनुअल ड्रजिंग से काम हुए, हालांकि टेंडर्ड वर्क्स थे। इट टुक लॉट ऑफ टाइम। कोई मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर करने को काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर 2016 में दोबारा काम इस पर रुक गया, क्योंकि उस वक्त की जो डिस्पेंसेशन थी, उन्होंने सोचा कि इसमें एक सिंगल कंपोजिट टेंडर ही कर ले, जो विलो भी निकाल देंगे और सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न मशीनरी लगा के ड्रेजिंग करे। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ उस पर डिसीजन में टाइम लग गया। कुछ उस वक्त की कैबिनेट सब कमिटीज़ बैठी, बाकी बैठे, तो वो हुआ नहीं। अब एक अच्छी बात यह है कि रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल से इसमें अब काफ़ी सीरियसनेस से काम हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम में है,
और जो अभी का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में इसका अप्रूवल फ़िलहाल 200 करोड़ का प्लान जो है वो अप्रूव हो गया और उसमें हमने ग्लोबल टेंडर्स भी कर दिए जो कि ऑलरेडी अप्रूव भी हो गए। और आपको मैं बता दूं कि पिछले करीब एक महीने से काम चल रहा है, जो कि आप कटर सेक्शन रजर्स उनको टेक्निकली बोलते हैं, जो कि विद इन 2 ईयर्स हम कोई 3 स्क्वायर किलोमीटर इसमें और ड्रज आउट करेंगे। क्रिटिकली सिल्टेड कोई 27 स्क्वायर किलोमीटर है। बाकी डिमार्केशन हमने कर लिया, वो इम्पॉर्टेंट टास्क था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिलके 130 स्क्वायर किलोमीटर लेक हमारे पास है अभी इस टाइम प्रेजेंटली, और उसकी जियो टैग्ड बाउंड्री पिलर्स हमने लगाए हैं और वो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ओके अतर साहब, एनक्रोचमेंट की बात चलती है हर बार, मतलब हर जहाँ पे भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं या इस तरह से झील हैं हमारे पास या मार्शी लैंड्स हैं, एनक्रोचमेंट्स की बात चलती है। अब जहाँ पे जैसे फारूक साहब ने कहा कि विलोज लगाए गए, वो तो डिपार्टमेंट की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने ही लगाए। एनक्रोचमेंट इन द नेम ऑफ एग्रीकल्चरल कंजप्शन भी हो गया है उसमें, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि डिफरेंट जो म्यूनिसिपल कमेटियाँ हैं, जैसे हम बांडीपुरा म्यूनिसिपल कमेटी की जालवान एक जगह है, वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए तजम्मुल साहब, ये बात सही है कि ये जो वुलर लेक है या हम कोई भी वाटर बॉडी उठा के देखें, बहुत कोई एक ही मुश्किल नहीं है, बहुत मतलब तरह तरह के मुश्किलात का सामना है। चाहे हम डल लेक लें या कोई और लें, या मतलब ये जो 2-3 लेक्स या इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज जो है उन पे हमारा फोकस बिल्कुल सीधे जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूर दराज में जो नदी नाले हैं जो मुख्तलिफ टाउन्स में है, उनकी अगर हम बात करें तो उनको भी इसी तरह के मसाइल का सामना है, क्योंकि जाहिर है कि जो भी नई टाउनशिप्स बनी है तकरीबन 90 के करीब, मतलब 90 के करीब ये जो टाउनशिप्स बनी है रिसेंट ईयर्स में, तो उन सभी जगहों में मतलब ये जो सॉलिड वेस्ट को उसको डिस्पोज ऑफ करने का जहाँ तक ताल्लुक है, उस हवाले से बिल्कुल उनको मतलब कोई जगह नहीं होती है कि जहाँ वो करें। तो जाहिर सी बात है उनको बिल्कुल आसान उनको ये चीज़ लगती है कि हमें अब हम जाएंगे किसी नदी नाले के पास उसको डंप करें। तो वैसा ही बांडीपुरा में भी ये जो वुलर लेक है, पहले इससे पहले बांडीपुरा टाउन में जैसा कि उसकी आपने मिसाल भी दी, उसका नोट्स भी लिया था, फिर एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसका नोट्स भी लिया था। एक हमारे यहाँ एक जो एनवायरमेंटलिस्ट है या एक सिविल राइट्स एक कारकुन है, उन्होंने वहाँ PIL दायर की थी, तो उसके जवाब में उन्होंने उनको ये डायरेक्शन दी थी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को कि उसके हवाले से कुछ किया जाए। उसके बाद कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, लेकिन अब जो बिल्कुल रिसेंटली जो अब चैलेंज है वो सोपोर टाउन की तरफ से आ गया, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था, ये जो मुख्तलिफ टाउनशिप्स बनी है रिसेंट ईयर्स में, हालांकि सोपोर टाउन बहुत पुराना टाउन है, लेकिन जो भी मतलब रिसेंट टाउनशिप्स बनी है, चाहे वो गांदरबल में हो या कुलगाम या किसी साउथ कश्मीर में, वस्ती कश्मीर में, या फिर शुमाली कश्मीर की बात करें, हर जगह जो भी टाउन्स हैं वहाँ ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों का सामना है, ये जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ जो वहाँ की है। तो इसी तरह ये जो सोपोर टाउन है उसकी तरफ से भी जो भी ये सॉलिड वेस्ट वहाँ निकलता है वो इसको सीधे वहाँ उसमें डंप करते हैं। तो उसके बारे में एक डायरेक्शन रिसेंटली आ गई है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को कि आप बताएं कि आप इसको कैसे हल करें। ये तो एक बड़ा संजीदा मामला है। जाहिर सी बात है ये जो वेटलैंड है, ये सबसे पहली वेटलैंड इस खिते में अगर हम बात करें, जिसको ये जो रामसर साइट करार दिया गया था। रामसर साइट का मतलब ये होता है कि ये एक इंटरनेशनल नवियत की एक ये वाटर बॉडी होती है। इसमें सिर्फ एक इसी मुल्क या उसी खत्ते का उस पर मतलब ये उनको अथॉरिटी नहीं होती है, बल्कि दुनिया भर के जो मतलब खासतौर से किसी एक रीजन या किसी के जो मेंबर्स, हाँ बिल्कुल, उनको मतलब उस पर एक तरह का हक होता है, क्योंकि ये मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ होती है, खासतौर से ये जो बर्ड्स होती है वो माइग्रेट करती है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, तो उस लिहाज से ये बड़ी मतलब अहमियत की हामिल है ये वेटलैंड। ओके फारूक साहब, जब हम बुजुर्गों से बात करते हैं जो आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं वुलर के, वो कहते हैं कि अब तो ये झील सिर्फ विंटर्स में झील लगती है, समर्स में ये झील दिखती ही नहीं है। सिंस आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं तो एक टीम बनता है, हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट का, इकोलॉजी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और बाकी जो इंजीनियरिंग के कंसर्न के लोग, एक टीम बनती है और फिर प्रोजेक्ट बनती है। क्या आपका भी यही प्रोसेस है? बिल्कुल वही प्रोसेस है। इसमें जो हमें काम करने हैं वो डिफरेंट हेड्स के तहत, एक तो हो गया सेटलमेंट डिमार्केशन, वो तो हमने लगभग 98% कंप्लीट किया है। दूसरा है फिर
कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट। जी। वो जो हमारे कैचमेंट्स है इसके वॉलर के इर्द गिर्द के इलाके, उनमें सॉइल कंजर्वेशन वर्क्स करनी है, प्लांटेशन करनी है, बाकी काम है ताकि सिल्टेशन कम हो लेक में। जी। और फिर है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में आता है फिर ड्राइजिंग, हाइड्रोलिक रिजीम इसका रिस्टोर करना और बाकी चीज़ें। उसके बावजूद फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फिर है इको टूरिज्म, फिर है सोशो इकोनॉमिक जो काम करने हैं ताकि लोगों की डिपेंडेंस जो झील पे थी, चाहे वो फिश था या ट्रापा कलेक्शन था या निलंबो था, जो भी थे वो वापस उनको उसी लेवल पे आ जाए जो कम हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट छोटा सा नहीं है कि खाली हमें ये एक मल्टी डायमेंशनल, हाँ मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है, लेकिन शुरुआत ये है कि पहले हम इसका वाटर रिजीम जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वॉलर की उसको थोड़ा सा बढ़ा ले, क्योंकि आपको याद होगा रिवर जहलिम जो है ये पूरा ड्रेन होता है थ्रू वॉलर, बानियारी के पास ये वॉलर में एंटर करता है, फिर ये वॉलर को बीच में चैनल्स बना के क्रॉस करके तारजू साइड से, निंगली साइड से निकलता है, दोबारा जहलिम बन के फिर जाता है अक्रॉस द बॉर्डर। तो इसलिए वॉलर एक ये जो है फ्लड बेसिन भी है, एंटायर जो कश्मीर का आपका है ये रिवर जहलिम, लार्जेस्ट फ्लड बेसिन। हाँ लार्जेस्ट फ्लड बेसिन। लेकिन हमारा जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट ये है, पर्पस है, वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बट इनडायरेक्टली इट विल हेल्प इन फ्लड मिटिगेशन आल्सो। उसके लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, जो एंटायर जहलिम तवी रिवर फ्लड प्रोजेक्ट है उनका। उसमें अतर साहब ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आप एक सर्वे को देखें, ओवर द पास्ट 100 years वी हैव लॉस्ट 50% ऑफ आवर वेटलैंड्स। ये एक सर्वे है। और अगर श्रीनगर की ही बात की जाए, 50% हमारा वेटलैंड एरिया खत्म हो चुका है 100 years में। और इन द मीन टाइम हमारा अर्बनाइजेशन जो हुआ है वो ऑलमोस्ट 23 टाइम्स श्रीनगर सिटी बढ़ गया है। और पॉपुलेशन उसी पीरियड में, ये एक सर्वे रिपोर्ट है, 12 टाइम्स बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगले 100 साल के बाद हमारे पास वेटलैंड्स ही नहीं होंगे। आप इस पे बहुत लिखते हैं। ये जो मतलब ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है इस पैमाने पे बहुत तेजी से हो रही है जी। जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि पिछले कुछ साल ही में इतनी टाउनशिप्स, तकरीबन 90 के करीब टाउनशिप्स, नई टाउनशिप्स जो है वो मार्ज वजूद में आई है। तो या उनमें पहले कुछ एक्टिविटी थी, लेकिन अब एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है। उसके अलावा जो उसके साथ जो बाकी मामला जुड़े होते हैं उनका जो है वो उनकी रफ्तार बढ़ गई, और उनकी जो मिकदार भी थी, या मतलब उनका जो नंबर ऑफ इवेंट्स के हिसाब से भी अगर हम देखें, या जो मतलब एक्टिविटीज़ उसके साथ जुड़ी होती है, तो उन सभी में इजाफा हुआ है। ख़ासतौर से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है जी। अब हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जाती है, अगर हम इसी के साथ बात करें, हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत कम है यहाँ। मतलब अगर हम लैंड होल्डिंग एवरेज लैंड होल्डिंग कैपेसिटी देखें एक एवरेज घराने की, तो वो 6 कनाल से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो एक तो एग्रीकल्चर लैंड पे भी इसका असर पड़ता है, दूसरा इस पे भी असर पड़ता है जो हमारी वेटलैंड्स होती है, या मतलब जो भी वाटर, जिस तरह की भी वाटर बॉडी हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो वेटलैंड हो, या फिर लेक हो जी। उन सभी पे क्योंकि जाहिर है लोग ये समझते हैं कि अगर किसी जगह से पानी बहता है तो अगर हम वहाँ कोई कूड़ा करकट डालें तो वो उसी के साथ बह जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं तो उसका एक बड़ा एक पहाड़ बन जाता है। तो जाहिर सी बात है फिर पॉपुलेशन का मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। क्या कहेंगे आप? आपसे भी एक्सपेक्टेशन यही रखे हम कि थोड़ा सा शुरू हो जाएगा, बाद में सब। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस वक्त ऑफिसर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का ये जी। इस वक्त वाकई ही सीरियसनेस से वॉलर में काम हो रहा है जी। पहले कुछ दिक्कतें थी, अगर ऐसे ही चला
तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इसमें ज़रूर फ़र्क देखेंगे। जी ये जो छोटे इशूज जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का इशू जी, है, जी। ये बड़ा इशू नहीं है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल रूल्स बने हुए हैं, जी। उसका एक कानून है, बाज़ाब्ता महकमा एक है जी। जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ है, डायरेक्टरेट लोकल बॉडीज़ के तहत जी। जहाँ भी वो लैंडफिल साइट अपना बनाए उसका एक साइटिंग क्राइटेरिया फिक्स्ड है। ओके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पहले लेना है कंसेंट टू एस्टेब्लिश बिफोर डूइंग इट। जी जब वो साइटिंग क्राइटेरिया फुलफिल करेगा देन ओनली देखें, उनको भी डिस्पोजल तो करना है, जी, कहीं लैंडफिल जी। साइट बनाना है। जी ये दो जगह जो है जालवन वाली तो हमने बंद कर दी, हम्म, पीछे डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर खुद गए थे। जी तारजू वाले में भी बंद ही होगा वो भी। हम्म, उसमें नोटिस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से गया है, मैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला से भी इन टच में हूँ। और रिसेंटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मीटिंग बांडीपुर में ली, क्लियर कट डायरेक्शन दे दी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को कि विद इन 1 मंथ प्रॉपर साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल प्लान बना ले अराउंड दीज वाटर बॉडीज, ओके स्पेशली इन बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह भी बंद करे। तो ड्यूकाम साहब ने भी इसमें मीटिंग्स ले ली, होपफुली ये बंद हो जाएगा। इसकी एक PIL चल रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट में और एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी, वहाँ हमने अपना रिपोर्ट दे दिया है। जी तो अभी शायद कुछ दिनों में मुझे लगता है ओके उसमें अल्टरनेट साइट देखना पड़ेगा वो डंपिंग के लिए उनको, ओके। जो साइंटिफिकली सूटेबल हो। जी क्योंकि तो जैसे जैसे बाकी एरियाज में बाकी वाटर बॉडीज के साथ या बाकी जो मार्शी लैंड्स है उनके साथ जो एनक्रोचमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स है, तो फारूक साहब का क्या कहना है? आपके यहाँ एनक्रोचमेंट सिर्फ ये है कि विलोज है थोड़ी और बहुत है, एग्रीकल्चर का थोड़ा सा 0.36 किलोमीटर हमने जो अभी तक एनक्रोचमेंट डिमार्केट जो आपने किया हाँ, है। जो डिमार्केट जो वुलर का एग्जैक्ट एरिया था, हाँ। क्या वो कभी रेस्टोर हो पाएगा? नहीं, वो रेस्टोर नहीं हो पाएगा। वो एक्चुअली वॉलर का एरिया नहीं था। जब आप देखते हैं 1902 के कुछ रिकॉर्ड्स है या 1912 के है, लॉरेंस की किताबों में जिक्र है वॉलर का, जी। वो दैट वाज अ वाटर स्प्रेड, Okay. यू कांट से इट वाज वॉलर लेक, क्योंकि हैबिटेशंस वगैरह थी। जब पानी भर जाता था तो ये स्प्रेड बड़ा बन जाता था। तो 130 के बाहर तो लेक रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हैबिटेट रेवेन्यू लैंड है, मतलब इसलिए वो लेक नहीं है। लेकिन 130 स्क्वायर किलोमीटर बचाना भी बहुत, मतलब 130 स्क्वायर किलोमीटर्स पे आप आ चुके हैं। वो तो उसका ऑलरेडी demarcation हो डिमार्केशन हो चुका है। वो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी है, हमारे रिकॉर्ड्स में है, और उसमें बाकायदा geotagging डिमार्केशन पिलर्स लगे हैं। ओके गूगल मैप में भी अगर आप देखना चाहे, जो सैटेलाइट ये बनाई है डायरेक्टरी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें भी देखना चाहे तो वो लेक आपको मिलेगा। उसमें थोड़ा सा 0.3 स्क्वायर किलोमीटर्स हमारा है, 36 स्क्वायर किलोमीटर वो प्लांटेशन है। लोगों को नोटिस गए हैं, वो हटा रहे हैं वो उसको। हो जाएगा। और एक आध जगह कुछ हैबिटेशन उस वक्त के डिस्पेंसेशन ने बनाई थी कहीं फ्लड वुलट से, वो भी शायद रिमूव हो रही है, ओके बट नो मेजर। जब हम अर्बन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो ये तो करना ही है, हर जगह पे करना है, लेकिन जब हम डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ देखते हैं, वो उस तरह के लैंड को कंज्यूम करते हैं इन सब चीजों के लिए कि जिससे कि वाटर बॉडीज पे कोई असर ना पड़े। ठीक, हमारे यहाँ ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? जब भी इन द वेसिनिटी ऑफ वाटर बॉडीज या मार्शी लैंड्स कोई प्रोजेक्ट हमें इंप्लीमेंट करना होता है, हम इस तरह के प्लान्स क्यों नहीं बना पाते? ये प्लान की जो बात आपने की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जी अगर आप अगर आपके पास एक तरह की हाउसिंग पॉलिसी होती, जी तो जाहिर है कि ये जो अभी चैलेंजेस हमें अब फेस करने पड़ रहे हैं, मुझे लगता है इसमें काफ़ी हद तक हमें मतलब कुछ तफावत देखने को मिलती, जी क्योंकि हमारे यहाँ कोई हाउसिंग पॉलिसी नहीं है। एक तो वो वजह है, दूसरा ये वजह है कि हमारा जो कल्चर यहाँ का है, हमारा जो स्प्रेड होता है यहाँ, मतलब पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है तो स्प्रेड हॉरिजेंटली होता है, जैसे मतलब ये जो लीनियर उसका अंदाज होता है। तो उसकी वजह से ये जो मतलब हर किसी कोई फैमिली है, उसके बच्चे हो गए, फिर वो बालिग हो के उन्होंने शादी की, फिर उनको अब अलग घराने बसाने हैं, तो फिर वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। उनको चाहिए कि मतलब वो उन्हीं उसी घर के आसपास एक दूसरा घर, फिर तीसरा घर। तो इसी में ये हमारा पैटर्न है, हमारा जो पॉपुलेशन का स्प्रेड जो है। तो एक वो मतलब वो चीज इसमें सबसे ज्यादा। लेकिन ये तो एट द एक्सपेंशन ऑफ वाटर बॉडीज नहीं होना चाहिए ना, ये तो वाटर बॉडीज। अभी जब आपने इंटरप्ट किया था तो मैं बात कर रहा था, उसी चीज पे आ रहा था जी जी कि जैसा कि हमारे यहाँ कानून मौजूद है, जो मतलब कानून साजी हमने यहाँ की है, जी, उस लिहाज से किसी जो भी वाटर बॉडी है या फॉरेस्ट एरिया है, उसको कोई गजन नहीं पहुंचनी चाहिए जी। क्योंकि इतने सख्त कवानीन मौजूद है। ओके।
लेकिन फिर जब इस कदर ये जो पॉलिसी मेकिंग में कमी होती है तो उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर ये जो अब हम देख रहे हैं आज की डेट में ये जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं हमारे सामने। मैं आपको रोकूंगा। राजा मुजफ्फर साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। मुजफ्फर साहब, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। मुजफ्फर साहब, हेलो। जी जी, जी मुजफ्फर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। हाँ, मुजफ्फर साहब हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंट इश्यूज को लेकर लिखते भी हैं और कई बार आवाज भी उठाते हैं। मुजफ्फर साहब, आज हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हमारा इशू है। वूलर के बारे में जब हम आपके साथ बात करें, आज हमारे साथ शो में है फारूक गिलानी साहब है, अतहर परवेज साहब है। जब वूलर के बारे में हम आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? कितना मुतमईन है आप वूलर की इस हालत से, जो आज की हालत है वूलर की? देखिए, वुलर के बारे में मैं क्या कहूँ, मैंने तो अभी 2 केस मेरे चल रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में वुलर के हवाले से। जी, एक पिटिशन तो मैंने लास्ट ईयर फाइल की थी और अभी रिसेंटली भी एक पिटिशन और फाइल की है। जी, बदकिस्मती की बात है कि वुलर जो इंटरनेशनल रिप्यूट का झील है, रामसर साइट है जी, इसको तो अब जो है गार्बेज डंप साइट बनाया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से, और जितने भी इदारे हमारे हैं खासकर जो बल्दियाती इदारे हैं। ओके, अगर आप ईस्टर्न शोर की बात करें, वुलर में म्युनिसिपल कमेटी बांडीपोरा, वहाँ पे जो इलाका है एक है, उसका नाम है जालवान एरिया में अपना वेस्ट डंप कर रही है। ओके, फिर अगर आप वेस्टर्न शोर की बात करें तो 4-5 महीने से अब जो है म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर वहाँ पे डंप करें निंगली इलाके में अपना बिल्कुल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जी। फिर अगर आप साउदर्न शोर की बात करें तो म्युनिसिपल कमेटी हाजन जो गंडबल इलाका वहाँ पे डंप कर रही है। और ये सब जो है इट्स इन वायलेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016, इट्स इन वायलेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017। और मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि जितने भी हमारे बल्दियाती इदारे हैं और म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वहाँ के ऑफिशियल से मुझको लगता है कि पहले तो हमको उनको ही कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ओके, बदकिस्मती की बात है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में मिला इससे जो ये हमारे बल्दियाती इदारों के म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल के 90% लोगों को पहले पता ही नहीं है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं क्या। ओके, उनको पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि फिर ये दबाव जो है वेटलैंड से पड़ेगा और लैंडफिल से पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस को घर से जमा करना है वेस्ट एग्रीगेटेड मैनर में, उसको ट्रीटमेंट करना है, उसके कंपोस्ट बनाना है, बाकी चीजें करनी है ताकि जो दबाव हो सके कम हो सके। तो उसी में जो है वुलर के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पे हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिक बुनियादों पे करना है ताकि हम झील वुलर को कम से कम कूड़े करकट से बचा सकें। ओके, ओके, फारूक साहब, आपने सुना राजा मुजफ्फर साहब को, क्या कहेंगे आप? एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं आप। बिल्कुल, राजा मुजफ्फर साहब ने जवाब भी मेरी तरफ से दे दिया। म्युनिसिपल सॉलिड डिस्पोजल रूल्स बने हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से साइटिंग क्राइटेरिया लेके अब बदकिस्मती से कहीं कहीं म्युनिसिपल कमेटीज़ ने कोशिश की है उस जगह लैंडफिल साइट बनाना जहाँ पे भी नहीं बनना था। ये हमने मीटिंग्स में किया। हम नहीं चाहते एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ खड़ा उठे। हमने इसमें एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश की। देवकाम साहब ने भी मीटिंग की, मैंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से भी रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा ये साइटिंग क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता, इसको निकलना ही पड़ेगा। ओके, हमारा टाइम कम हो रहा है जी। एम्प्लॉयमेंट का भी एक मसला है, बहुत सारे लोग का एम्प्लॉयमेंट भी इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ था और बहुत इफेक्टेड है। हमें डायरेक्शन गवर्नमेंट की इस वक्त है कि एक तो मनरेगा के तहत भी हम मैंडेज जो जनरेट करेंगे इस वुलर को लेके, एक तो वुलर बुलवार्ड वहाँ बनना है अराउंड द लेक, उसमें भी कोई एक प्रोजेक्ट हमने बनाया, कोई 3-3.5 लाख मैंडेज जनरेट उससे होंगे, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो इमीडिएट जो है उससे मिलेगा। दूसरा जो हमारा इको टूरिज्म वहाँ डेवलप हो जाएगा बाद में। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हमने कुछ ट्रेनिंग्स करवाई बच्चों को जो कि विसिनिटी के थे, इन्हीं गाँव के लड़के थे, बर्ड आइडेंटिफिकेशन पे, ऑर्निथोलॉजी पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। दे वेर वेरी हैप्पी, जो उनको सर्टिफिकेट्स भी मिली उन कोर्सेज की। और वो दे वेर, जो राजा मुजफ्फर साहब कह रहे थे अवेयरेंस, वो पूरे अवेयर हो गए कि
किस हद तक हम इसको सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं कि अगर झील वुलर वापस अपनी शान पे आया, जैसे इन्होंने कहा आतर साहब ने कि माइग्रेटरी बर्ड्स का ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है इम्पॉर्टेंट स्पॉट है वुलर लेक, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब नेचुरली टूरिस्ट आएगा, इको टूरिज्म होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और जो लोकल काम निकलेंगे वो वहाँ पे मिलेंगे। आपने माइग्रेटरी बर्ड्स की बात बीच में उठाई थी, वो नेस्टिंग भी करते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं, और ये रूट में पड़ता है उनका। तो ये जब ये वेटलैंड्स जब अफेक्टेड हो रहे हैं तो आगे फ्यूचर में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आगे मतलब जाहिर है कि जब चीज़ें इस तरह आगे बढ़ेंगी, मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो किसी भी लेवल पे जो ये इकदाम उठाए जा रहे हैं उनका कुछ रिजल्ट सामने आए, और हमारी यही उम्मीद है कि ये जो इस बारे में ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनको थोड़ा तेज़ी से उसमें थोड़ा रफ्तार लाया जाए, और फिर उनको आगे ले जाके किसी नतीजे पर पहुंचाया जाए। अगर वो चीज़ हो सकती है तो मुझे लगता है कि फिर हमें इस चीज़ के बारे में इतना फिक्रमंद नहीं होने की ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिर है कि चैलेंजेस बहुत हैं। जी फारूक साहब, लेजिस्लेशन की जब हम बात कर रहे थे, कोर्ट की तरफ से 2017 में भी एक इंस्ट्रक्शन आई थी कि इनको डिमार्केट करो, जो भी पॉसिबल स्टेप्स है वो ले लो इनको रेस्टोरेशन के लिए। उसमें आप मैं जनरल ब्रीफली सम अप करूंगा वेटलैंड्स, ओवरऑल वेटलैंड्स के बारे में। अभी लेटेस्ट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत से आया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमने वेटलैंड्स को कंसोलिडेट करके इंफॉर्मेशन दे दी है कि फॉरेस्ट में कितने वेटलैंड्स है, स्टेट लैंड्स पे कितने वेटलैंड्स है, आउटसाइड फॉरेस्ट कितने हैं, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो मैनेज करता है वो कितने हैं, उनका स्टेटस क्या है, एरिया क्या है वगैरह, वो बड़ी वॉल्यूमस इंफॉर्मेशन जो है उसकी नोडल एजेंसी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पहले था, अब तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूटी का जो है यहाँ वो बना रहे हैं और एनजीटी को कर रहे हैं पेश। उसके साथ ही एक डायरेक्शन और है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम आइडेंटिफाई करे 2 वाटर बॉडीज होनी चाहिए, मतलब हर पंचायत में सॉरी कि 2, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो मतलब जो वाटर बॉडी नेचुरल हो, वो मेंटेन करनी है पंचायत लेवल पे 2 मिनिमम। तो जो वेटलैंड्स इसमें खराब हुए हैं हो सकता है उनकी डिमार्केशन भी आगे हो जाए आने वाले दिनों में। वेटलैंड्स को लेकर बड़ी सीरियस मुझे आपको रोकना पड़ेगा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं फारूक गिलानी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अतर परवेज साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, हम उम्मीद यही करेंगे कि फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन्स आए उनको भी वेटलैंड्स देखने को मिले, वो सिर्फ पेंटिंग्स में वेटलैंड्स पेंट ना करें, वो देखें भी रियल लाइफ में भी कि वेटलैंड्स भी होते हैं, मार्शलैंड्स भी होते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।